नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास में उत्तराखंड के 3 स्टेशनों को सौगात। हरावल, रुड़की और नैनीताल में स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। मसूरी को 7वीं तहसील बनाने पर लगी मुहर। ढोल बाजे के साथ किया गया मंत्री गणेश जोशी का स्वागत। जिंदाबाद के लगे नारे। देहरादून में विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी व्यापक रूप में। 3 सदस्यीय समिति किया गया गठन। बंटवारे का दंश झेलने वाले लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। देहरादून में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की शुरुआत। पहले चरण का हुआ शुभारंभ। छोटे हुए बच्चों को लगाया जाएगा टीका। और उत्तराखंड के किच्छा में की भाई ने भाई की हत्या। मर्डर का शव को डाला हाईवे पर और 74 फ्लाईओवर के किनारे फेंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की शुरुआत विधिवत रूप से की गई। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 5 के प्रथम चरण का शुभारंभ महात्मा गांधी शताब्दी चिकित्सालय देहरादून में किया गया। अभियान के तहत जनपद में गर्भवती महिलाओं और जन्म से 5 वर्ष के बच्चों को छूटे हुए टीके लगवाए जा रहे हैं। जनपद में पहली बार टीकाकरण का ऑन द स्पॉट ऑनलाइन पंजीकरण यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि टीकाकरण के पश्चात डिजिटल टीकाकरण कार्ड तैयार किया जाएगा, जो कि पोर्टल में हमेशा अपलोड किया जा सकेगा। द्वारा पूरे देश में जो हमारे रूटीन टीकाकरण जो हम 7 बीमारियों के लिए बच्चों का करते हैं, तो उससे जो भी बच्चे छूट गए या जिनको कोई टीका किसी वजह से नहीं लग पाया है, तो इस विशेष अभियान के दौरान जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने लगातार 6-6 दिन के लिए लगेगा। तो जैसे ये इस महीने अगस्त में ये 7 तारीख से 13 तारीख तक अभियान चल रहा है, तो इसमें जितने भी बच्चे छूटे हुए होंगे, मेन फोकस हमारा मीजल्स और रूबेला का है, क्योंकि मीजल्स और रूबेला को हमें इस साल एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हर बच्चे को जो भी 9 महीने का हो गया मीजल्स और रूबेला से कवर करेंगे, और जो भी बच्चे और बीमारी से छूटे हुए होंगे उनको हम वैक्सीनेशन करेंगे। सन इंद्रधनुष की शुरुआत आज सरकार के द्वारा की गई है और एक केंद्र सरकार का कॉन्सेप्ट था, और जिस प्रकार से जो छूटे हुए बच्चे हैं जिनका टीका नहीं लग पाया, गर्भवती महिलाओं को लगाने के लिए आज इस प्रकार से 5 बीमारी का एक ही टीका बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और एक ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए, और इससे बहुत बड़ी राहत हमारे शिशुओं को, बच्चों को और मातृशक्ति को मिलेगी। भाजपा बंटवारे का दंश झेलने वाले देशवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस को व्यापक रूप में मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 14 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम को प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय प्रदेश समिति का गठन किया गया है। देहरादून में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उन सभी लोगों को याद किया। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद बंटवारे की दंश जिन लोगों ने झेला, जो हजारों लाखों लोग उस बंटवारे के दौरान मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको व्यापक रूप से मनाने जा रही है। इसके तहत हमारे प्रदेश में 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है।
अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी के नेतृत्व में, संयोजकत्व में, और इसी प्रकार से जिले और मंडल स्तर पर भी 3 सदस्य समिति का गठन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत मौन जुलूस निकाल करके और ऑडिटोरियम फिल्म दिखा करके आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश के लोगों ने, और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी वो उस दौर के दर्द को जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हम लोगों पर अत्याचार किए, और अंग्रेज जाते जाते देश को विभाजन का दर्द दे गए, हम उसको नहीं भूल सकते हैं। लेकिन आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़े आंदोलनों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद मिली है। उस आजादी को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति देश की प्रगति से ही संभव है, और देश की प्रगति तभी संभव है जब हम आपसी एकता के साथ, बंधुत्व के साथ मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाएं। सभी लोग इसमें निश्चित तौर पर अपना अलग अलग दृष्टिकोण से योगदान दे रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में श्री परना सभागार कलेक्टर में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर मामले भूमि संबंधित रहे। इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली, पानी, नगर निगम और MDDA संबंधित आपदा संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने भूमि फ्रॉड के प्रकरणों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रकरणों पर समाधान हो सके, इसकी निरंतर प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कंप्लेंट्स, क्योंकि ग्राम प्रधान भी आते हैं हमारे पास, और जहाँ जहाँ हमारे पास आती है इस तरह की शिकायतें तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। आसपास हमारे पास शिकायतें आई हैं जिसमें हमेशा की तरह बिजली, पानी, स्कूल, आपदा से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने शिव चौक से लेकर बलावाली तिराहे तक एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और किसानों की बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के उचित मुआवजे दिए जाने की प्रदेश सरकार से मांग की। साथ ही ट्रैक्टर रैली के समापन पर पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 3 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान सांसद निशंक ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। सरकार जो हमारी है, मोदी जी हों चाहे इधर धामी जी हों, ये सरकार किसानों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है। यदि आप देखेंगे तो किसानों के हितों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ताकत के साथ जो योजनाएं स्वीकृत की, मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के 50-60 वर्ष एक तरफ और ये 9 वर्ष एक तरफ होते हैं, ये हमारे किसानों की गरिमा का एक नया इतिहास लिखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तर्ज पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम मेरी मिट्टी मेरा देश रखा गया है, जिसको लेकर शासन प्रशासन से लेकर नगर निगम भी तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी सोनिका की माने तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी अधिकारियों को बैठक लेकर निर्देशित किया गया और जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होगा। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ बैठक की गई है और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का निर्देश भी दिया गया है। सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है, स्पेशली जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और अर्बन डेवलपमेंट, हमारे यहाँ जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो सीडीओ लेवल पे और नगर आयुक्त और नगर पालिका के जो ईओ हैं उन सभी से हमारी मीटिंग हो गई है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस भारत सरकार से जो आए हैं वो उनको बता दिए गए हैं। इसके अलावा सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय प्रधानगण, उनके साथ भी हमारी बैठक हो गई थी सैटरडे को, और किस तरह से पूरा जो आयोजन है वो होना है उसकी हमने एक ब्रीफिंग दे दी। मेरी माटी मेरा देश जो है, देश भावना को जगाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तिरंगा, जो पिछले वर्ष जो हमने घर घर तिरंगा लगाया था, उससे प्रत्येक नागरिक के अंदर जो है अपनी देशभक्ति और देश के प्रति जो है उनका जो प्रेम होना चाहिए, वो उस अभियान में हम सफल हुए थे। ऐसी ये मेरी माटी मेरा देश जो है, इसके लिए जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने हमारे
जो शहीद हुए हैं उन लोगों को सबको जो है इसमें सम्मिलित करके उन पहाड़ों की रानी मसूरी को कैबिनेट की बैठक में जनपद सीएम धामी के मुहर लगाने के बाद रविवार को स्थानीय विधायक और मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और शहर के विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं के मंत्री गणेश जोशी का फूलमालाओं के साथ ही ढोल बाजे के साथ मसूरी के ग्रीन चौक पर स्वागत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मसूरी जनता को जो तोहफा 3 तारीख को आपने कैबिनेट में दिया है, बहुत लंबी समय से यहाँ के लोगों की मांग थी कि मसूरी को तहसील का दर्जा मिले, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़रा छोटे छोटे से काम के लिए देहरादून जाना पड़ता था। बहुत बड़ी तहसील है, बहुत भीड़ होती थी और आज 16 पटवारी क्षेत्र, मसूरी शहर व कैंट, इसको मिलाकर ये तहसील बनाई गई है। एसडीएम परमानेंट यहाँ पर बैठेगा। एसडीएम को जॉइंट मजिस्ट्रेट का भी दर्जा दिया गया है, एमडीडीए का। कोटद्वार के रामडी पुलिंडा में मार्ग पर हाथी ने एक गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। रामडी पुलिंडा मार्ग पर अक्सर हाथियों की आवाजाही देखी जाती है। हाथियों के झुंड ने उस समय धावा बोल दिया जब वहां से वाहन गुजर रहे थे और उन वाहनों पर हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। बड़ी मुश्किल के बाद छोटे हाथी के चालक ने भागकर अपनी जान बचाई और वहां पर जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोग वॉक करने के लिए जाते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल के द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद में टेंडरों को लेकर की गई अनियमितताओं के खिलाफ जांच की जा रही है। जिलाधिकारी देहरादून को की गई शिकायत को लेकर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार द्वारा राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नगर पालिका द्वारा लगाए गए 87 टेंडरों की स्थलीय जांच शुरू कर दी गई है। वह जांच के दौरान नगर पालिका परिषद द्वारा टेंडरों को लेकर की गई अनियमितता सामने आई है, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम द्वारा तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। कंप्लेंट हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे कामों का टेंडर होना था नगर पालिका के द्वारा, तो उसका निरीक्षण के निर्देश थे। इसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। 87 टोटल टेंडर होने थे और जिसके लिए विज्ञप्ति निकली थी, तो उन्हीं सारे कामों का जांच किया जा रहा है। इसमें पूरी हर काम का जांच किया जाएगा और उसी के संबंध में जो जांच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके अनुसार रिपोर्ट बना के जो भी कार्रवाई होनी होगी उसके क्रम में रिपोर्ट प्रेषित किए जाएंगे। ये काम हो रहा है, कई सारे कामों का निरीक्षण हो गया है, कुछ का होना है, जिसको जल्दी सारे कामों का निरीक्षण हो जाएगा और जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी निर्देश देने होंगे वो दिए जाएंगे और जो भी संस्तुति करके जो रिपोर्ट भेजी जाएगी मैडम के पास वो भेजा जाएगा। द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अग्निवीर योजना के खिलाफ होने जा रही अहम बैठक में हिस्सा लेने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश प्रभारी को हटाए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, सीएलपी लीडर हटाया गया, तो फिर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि 2022 की चुनावी हार के बाद प्रदेश प्रभारी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज की क्या, हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते रहेंगे। भाई जब प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, सीएलपी नेता हटा दिए, क्यों नहीं प्रभारी हटाए, तो आज भी कह रहे हैं हमको डर के राजी छोड़ जाते हैं। आज आ रहे हैं वो, तो आ रहे तो आने दीजिएगा, स्वागत करेंगे हम उनका। नगर पंचायत झमली खेड़ा में अनिल पाल चेयरमैन और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी के निजी आवास पर निशुल्क आंखों की जांच और उपचार के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में आंखों के मरीजों की उपस्थिति देखने को मिली। इस शिविर में मिलने वाली सुविधाएं जैसे आंखों की जांच, उपचार और मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चयनित रोगियों को चश्मा, भोजन और रहने की व्यवस्था, परिवहन सुविधा, ये सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। ले मेरे आवास पर निःशुल्क अटल आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग के आंखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद वगैरह का अटल आयुष्मान के अंतर योजना के अंतर्गत निःशुल्क कैंप लगाया गया है। इसमें सभी को दवाई, जिसके आंख बनेगी उसकी दवाई निःशुल्क दी जाएगी, चश्मा निःशुल्क दिया जाएगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी द्वारा इसका आयोजन किया गया, कैंप लगाया गया है, वहीं इसको देख रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर के बेड़पुर में ईख के खेत में कई दिनों से पानी भरे होने के चलते आज सुबह 4 मंजिला गोदाम भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि मौके पर पटवारी सहित तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और उनका मौका मुआयना किया गया। गोदाम मालिक ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए ताकि उनका नुकसान कम हो सके। गोदाम के मालिक इंतजार का कहना है कि काफी दिनों से बराबर खेतों में पानी भरा हुआ था, जिसकी उन्होंने प्रशासन से निकालने की बात कही थी और प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। ये तो मुझे सुबह 6 बजे पता लगा कि तुम्हारा गोदाम गिर गया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया 6:15 बजे के लगभग, तो ये पूरी बिल्डिंग गिरी हुई थी यहाँ पर। अब इसका कारण तो ये हो कि जी हाँ, खुद तहसीलदार भी सर्वे करके इसके बेड़पुर चौराहे के ये एक को देख लो 5-5 फीट पानी रहा 1 महीना। अभी उसकी वजह से, पानी की वजह से ये बिल्डिंग गिरी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें जिम्मेदार, पूरे प्रशासन भी है, जनप्रतिनिधि भी है। जनप्रतिनिधि से आपने गुहार लगाई क्या? कई दफो फोन भी नहीं उठाता, बात भी नहीं करता। हो सको कि सारी दुनिया यहाँ देखने के लिए, वो बंदा देखने के लिए भी नहीं आया। लगभग कितना नुकसान? 304 करोड़ रुपए का नुकसान हो।
पूरी 4थी मंजिल बिल्डिंग है ना। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं तो यही चाहूँ कि मेरा गोदाम बन जाए और पानी की निकासी हो जाए, किसी भाई का कल को नुकसान हो। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया गया। चिकित्सा निरीक्षण के बाद जसपुर तहसील पहुंचे, जहां पर तहसीलदार, जसपुर कार्यालय, कोर्ट परिसर, खतौनी कंप्यूटर रूम, भारतीय खाद्य निगम कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो देखते हुए तो यह है कि मरीज यहाँ काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। देखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, लाइट वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, बेड वगैरह ठीक है कि नहीं, दवाओं की उपलब्धता कैसी है। इसीलिए मैंने मरीजों से भी बात किया। तो डॉक्टर हैं, केवल एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट यहाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, बात करेंगे और CMS साहब जो यहाँ के हैं अधीक्षक साहब, उनसे भी बात कर लिया है। तो जो और कुछ कमी होंगी जो निस्तारित होंगी वो हम लोग देखेंगे। अभी 2 तारीख आई थी और मैंने CMS साहब से बात भी की थी अधीक्षक जी से, और आज भी मैंने ये कहा है कि लाइट का तो आप अल्टरनेट इंतजाम रखिए और पैसा जो भी आता है यहाँ पर एक जो पर्ची रसीद वगैरह का जो पैसा होता है उससे जनरेटर अपना अल्टरनेट व्यवस्था के रूप में यहाँ रखें। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे ग्राम सभा सडन भीड़ा में सल्ट विधायक महेश जीना ने 13 लाख की लागत से पंचायत भवन का विधिवत पूजा अर्चना करके उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना का फूलमालाओं के साथ में भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी, सहायता विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। पंचायत भवन निर्माण 13 लाख लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 10 लाख राज्य सेक्टर और 3 लाख वित्तीय से अनुदान राशि प्राप्त हुई है। आज से पंचायत भवन ग्रामवासियों को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि देघाट जोरासी मोटर मार्ग को डामरीकरण के लिए प्रयासरत है और अन्य मोटर मार्ग के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। किच्छा में सगे भाई ने प्रॉपर्टी के लिए अपने छोटे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ट्रक चालक भाई ने युवक के शव को NH 74 पर फ्लाईओवर किनारे डाल दिया और मौके से ट्रक लेकर वहां से फरार हो गया। पूरा मामला उधम सिंह नगर जिले के पूलभट्टा थाना अंतर्गत का है, जहां पर 5 दिन पहले पूलभट्टा पुलिस को फ्लाईओवर से एक अज्ञात युवक का नग्न अवस्था में लहूलुहान शव बरामद हुआ था। मामले की जांच करते हुए पूलभट्टा पुलिस बरेली जिले के नवाबगंज पहुंच गई। पुलिस ने मृतक पपेंद्र सिंह लाटी को बड़े भाई गुरुदेव सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो पाया। पुलिस ने आरोपी गुरुदेव सिंह की निशानदेही पर मृतक के खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। जो है ले जाके जब मतलब पिला खिला के उसके बाद जो उसको गला रेत के फेंक ही दिया। असली मोटिव यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसका 2 ही भाई था ये। अब ये उसको निपटा दिया तो पूरा 4-5 बीघा जो जमीन है इसी के नाम हो जाएगा, ऐसा इसका मोटिव है। फादर जो है बहुत ओल्ड है। ये भी जानकारी निकल के आई है फादर द्वारा कि पूर्व में इसके माँ को भी इसने हत्या कर दिया करके, परंतु ये बरेली का मामला है, इसको अंदर खाना इन्होंने परिवार में ही निपटा दिया करके ये फादर का कहना है। तो ये चीजें को भी हम बरेली को भी अवगत कराएंगे। लोगों के द्वारा लोहाघाट क्षेत्र में आवारा छोड़े गए गोवंश अब लोगों और वाहन चालकों के लिए खतरा बन चुके हैं। आवारा गोवंश के झुंड के द्वारा लोहाघाट में जगह जगह सड़कों को अपना डेरा बना दिया गया है, जिस कारण से वाहन दुर्घटना का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। कभी भी कोई भी गंभीर वाहन दुर्घटना हो सकती है। लोहाघाट के कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय, जगदीश जोशी, जीवन गहतोड़ी, रमेश सिंह सीला मेहता आदि ने बताया कि अज्ञात लोगों के द्वारा छोड़े गए गोवंश के द्वारा कई लोगों को सींग मारकर घायल कर दिया गया है और बच्चों को भी स्कूल जाने आने में खतरा हो सकता है। तमाम दुर्घटनाओं का इसमें खतरा हो चुका है और तमाम लोगों को गायों के द्वारा उन्हें मारा भी गया है और आदमी, और जबकि सरकार के भी इसकी प्रशासन ने है इसी के रखना चाहिए, क्योंकि गाय माता के रूप में हमें जाया जाते हैं। हम लोग रहते हैं चाहते हैं।
उत्तरकाशी में 2023 के वरुणावत भूस्खलन के बाद बनी टनल रखरखाव के अभाव में बुरी तरह से बुरी हालत में फंसी है। टनल के अंदर जगह जगह पर बरसात के पानी का रिसाव हो रहा है। पैदल चलने वाले फुटपाथ की जगह जगह चादरें उखड़ चुकी है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को गाड़ियों के बीच में ही चलना पड़ता है, जिसके कारण यहां हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस टनल से हमेशा हजारों स्कूली बच्चे, स्थानीय लोग गुजरते हैं। टनल के अंदर कहीं कहीं पर बिजली के तारें भी खुली पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार कहने के बाद भी प्रशासन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, तामाखानी टनल जो है वैसे देखा जाए तो उत्तरकाशी के लिए वरदान है वो, क्योंकि तामाखानी में जिस तरह से लोग कई बार घटनाएं घटी हैं, कई नौजवान लोग जो है वहाँ पे मौत के काल में समा गए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो तामाखानी टनल एक उत्तरकाशी के लिए वरदान है। लेकिन ये सुरंग जिस तरह से बनी थी, वरुणावत के कार्यकाल में सुरंग बनी थी और इस सुरंग में जितना बजट दिया गया था उस हिसाब से वो सुरंग बनी थी। लेकिन उसके बाद अब जो सिंचाई विभाग या अन्य विभागों द्वारा जो उसका मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता इतनी निहायती घटिया है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद वो टनल आज चलने लायक नहीं है। हमें याद है जब वो टनल बनी थी तो उसका जो मडमैट पड़ा था नीचे, जिसे मडमैट कंक्रीट कहते हैं, जो एक बेस कंक्रीट होता है, वो ज़्यादा मजबूत था, बजाय जो इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके जो है इस पर कंक्रीट डाला वो उखड़ने लग गया है। तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि वहाँ से जो रास्ता है वो ऐसा नहीं है कि एक ज्ञान सवालों का है कि कहीं का मेरा मेन रास्ता है, वो पूरे जो है गंगोत्री विधानसभा का पूरा रास्ता वही है मेन रास्ता। और उस टनल की ऐसी जर्जर हालत हो रखी है कि उसमें जो पैदल फुटपाथ है उसमें जाने लायक नहीं बिल्कुल भी। और वहाँ अंधेरा 24 घंटे वहाँ अंधेरा रहता है और महिलाओं को जो है, ज़्यादातर महिलाओं को जो है बहुत ही परेशानी होती है वहाँ इधर उधर जाने में। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।